नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कर रहे होंगे। तो आइए हम अपने अध्ययन को, जो वर्ग 10 के लिए हम लोग रसायन शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन को और आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण के संबंध में अम्ल का पूरा परिचय प्राप्त कर लिया है। अम्ल के विभिन्न गुणों की भी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। साथ ही भस्म के भी बारे में हम लोगों ने इतना चर्चा कर लिया है कि भस्म, एक तो उनका गुण ये होता है कि वो स्वाद में कड़वे होते हैं, दूसरे उनका ये गुण होता है कि वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। साथ ही वो और भी कई सूचक होते हैं जिन सूचकों के रंगों के परिवर्तन के द्वारा वो अपने उपस्थिति की सूचना देते हैं। ठीक है। इसके बाद कल हम लोगों ने अम्ल से होने वाले विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा की थी। मैंने कुछ आपके लिए होमवर्क भी दिए थे, अभ्यास आपने अवश्य किया होगा। इसी आशा के साथ अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भस्म के संबंध में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का हम यहाँ उल्लेख कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये चर्चा करें कि भस्म अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो आपको ये तो मालूम है कि भस्म मूलतः धात्विक हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब वो किसी अन्य धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आपने पहले पाठ में विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में पढ़ा होगा। तो यदि कोई ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के साथ संयोग करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो कम क्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से विस्थापित कर देगा। तो इसमें कुछ विशेष ज्यादा हम लोगों को गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हम लेते हैं कि जल के साथ भस्मों की अभिक्रिया। तो आपको पता है कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार कि भस्म जब जल में घुलते हैं तो आयनित होते हैं और जब वो आयनित होते हैं तो धातु का धन आयन और हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन मुक्त करते हैं। तो ये कुछ भस्म के विभिन्न गुण हुए। अब हम आते हैं और आज का टॉपिक लेते हैं अम्लों के विभिन्न प्रकार या वर्गीकरण की चर्चा हम करें। जैसे एक शब्द आता है सांद्र अम्ल और दूसरा आता है तनु अम्ल। ठीक है। तो ये सांद्र अम्ल और ये तनु अम्ल क्या होते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं और आप इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि सांद्र और तनु जो होता है वो विलयन में विलेय पदार्थ यानी जो पदार्थ उसमें घुला हुआ है उसके अनुपात के आधार पर निर्धारित होता है। यानी प्रति इकाई विलयन में विलेय की मात्रा जो है वो उसकी सांद्रता को निर्धारित करती है। अब सामान्यतः बोलचाल में हम लोग रासायनिक व्यवहारिक में हम लोग जो सांद्र या तनु शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम इतना कह सकते हैं कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा जल की तुलना में कम होगी तो इसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। जब जल की मात्रा कम होगी अम्ल की तुलना में तो वो विलयन सांद्र विलयन, गाढ़ा विलयन, सघन विलयन कहलाएगा। तो स्पष्ट है कि अगर विलयन है उस विलयन में अम्ल की तुलना में जल की मात्रा कम है तो वो सांद्र विलयन कहलाएगा। दूसरी, यदि विलयन में अम्ल की तुलना में जल की मात्रा अधिक है यानी जल अधिक है और अम्ल कम है तो वो विलयन तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है। यानी अनुपातिक दृष्टि से अगर जल की तुलना में विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो वो सांद्र अम्ल कहलाएगा और यदि जल की तुलना में विलयन की मात्रा कम होगी तो वो तनु विलयन कहलाएगा। किंतु ये सांद्रता जो है या तनुता है वो एक दूसरे के अपेक्षिक है। कोई अम्ल या कोई विलयन किसी अन्य विलयन की तुलना में सांद्र हो सकता है जबकि किसी तीसरे विलयन की तुलना में तनु हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम 3
3 बर्तन लेते हैं। ठीक है, और इन तीनों बर्तनों में हम क्या करते हैं कि पहले बर्तन में हम 80 ml जल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे विलयन में हम 50 ml जल लेते हैं और तीसरे बीकर में हम 20 ml जल लेते हैं। ठीक है, आप देखिए कि हमने बीकर ए में 80 ml जल लिया है, बीकर बी में 50 ml जल लिया है और बीकर सी में 20 ml जल लिया है। अब हम 100 ml का विलयन बनाते हैं। 100 ml का विलयन बनाते हैं। 100 ml के विलयन के लिए हमें अब इसमें कितने अम्ल मिलाने होंगे? तो देखिए, ये 80 ml जल है, इसमें आपको 20 ml अम्ल मिलाना होगा, तो आपका 100 ml का विलयन होगा। ये आपको 50 ml जल है, तो इसमें आपको 50 ml एसिड यानी अम्ल मिलाना होगा, तो आपका 100 ml का विलयन होगा। और इसमें 80 ml अम्ल मिलाएंगे तो आपका 100 ml विलयन होगा। ध्यान दें, आपके पास 3 विलयन है और तीनों ही 100 ml हैं। ठीक है, अब जब आप अनुपातिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जो विलयन है आपका, इस विलयन में 2 भाग अम्ल में 8 भाग पानी, या आप कहें कि 1:4 का विलयन है। ठीक है, जिसमें 1 भाग अम्ल है और 4 भाग पानी है। इसमें आ जाएं तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 भाग अम्ल और 5 भाग जल, यानी 1:1। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 8 भाग में 2 भाग या 4 भाग में 1 भाग का विलयन है। अब देखिए, अब आप तुलना करें ए विलयन की बी विलयन के साथ। अब ए विलयन की तुलना आप बी विलयन के साथ करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ए विलयन में 4 भाग पानी में 1 भाग अम्ल है, जबकि बी विलयन में जितना पानी है उतना ही अम्ल है, 50-50। तो इस दृष्टिकोण से आप कहेंगे कि विलयन बी जो है वो ज्यादा सांद्र है विलयन ए की तुलना में। अब आप कहेंगे कि बी विलयन सांद्र है ए की तुलना में और ए विलयन तनु है बी की तुलना में। यानी जब ए और बी के बीच आप तुलना करें तो कहेंगे कि ए का विलयन तनु है और बी का विलयन सांद्र है। ठीक है, अब बी की तुलना आप सी से करें और देखें कि बी में पानी और अम्ल की मात्रा बराबर बराबर थी, जबकि सी में पानी के 4 गुना ज्यादा अम्ल की मात्रा है, यानी यह बहुत अधिक गाढ़ा होगा, तो यह अति सांद्र विलयन होगा। अब आप जब बी और सी की तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे कि यहां आपका जो सी विलयन है वो सांद्र है और बी विलयन जो है वो तनु है। समझिए इस बात को कि सांद्र होना या तनु होना अपेक्षिक है। सामान्यतः कोई विलयन किसी विलयन की तुलना में सांद्र भी हो सकता है, जबकि वो किसी अन्य विलयन की तुलना में तनु भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम सांद्रता और तनुता का निर्धारण करते हैं। सामान्यतः आप कक्षाओं में जब केवल सांद्र अम्ल का या तनु अम्ल का वर्णन कर रहे हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आप लिख रहे हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां कहने से आपका यह तात्पर्य होगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसा विलयन है जिसमें अम्ल की तुलना में पानी की मात्रा ज्यादा है या पानी की तुलना में अम्ल की मात्रा कम है। ठीक है, इसी तरह जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहा गया तो इससे आपका तात्पर्य होगा कि पानी की तुलना में अम्ल की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह सांद्र और तनु अम्ल आप समझ गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की चर्चा करते हैं। प्रबल अम्ल और
दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। हम देखिए पहले इसको सैद्धांतिक रूप से देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये परिभाषा दी जाती है, ये कहा जाता है कि प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो जलीय विलयन के रूप में पूर्णतः आयनित हो जाता है, या यूं कहें कि जो अधिक मात्रा में या पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्लों की तो विशेषता होती है हाइड्रोजन आयन मुक्त करने की। तो इस आधार पर हम प्रबलता का निर्धारण करते हैं कि जब कोई अम्ल जलीय विलयन के रूप में संपूर्ण हाइड्रोजन आयन मुक्त कर दे या पूरी तरह आयनित हो जाए तो ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप जलीय विलयन के रूप में बनाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से हाइड्रोजन धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन मुक्त होगा। क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन धन आयन स्वतंत्र नहीं होता, यह जल के अणु के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जब इसको आप जलीय विलयन की अवस्था में लाते हैं तो यह पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल का उदाहरण आप ले लें, HNO3। जब आप इसे जलीय विलयन के रूप में परिवर्तित करेंगे तो यह अपना पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा और दूसरी तरफ नाइट्रेट ऋण आयन उत्पन्न होगा। अब यह हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो कुछ अम्ल हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन अम्लों को प्रबल अम्ल कहा जाता है, प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये निर्धारण कर लेते हैं कि प्रबल अम्ल वैसे अम्ल हैं जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। पहचान के लिए आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आपसे जो है वो प्रश्न सीमित पूछे जाएंगे। उस स्थिति में आपको ये तीन अम्लों को याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। एक चौथा आप इसमें फार्मिक अम्ल भी ले सकते हैं, उसे भी प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरह आप ये चार अम्ल याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, ये चार प्रबल अम्ल होते हैं। और सैद्धांतिक रूप से आप परिभाषा देंगे कि जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। अब दूसरे हम आते हैं दुर्बल अम्ल। तो जहां की हम कह रहे हैं कि जो अम्ल जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाए वो प्रबल अम्ल कहलाता है, तो दुर्बल अम्ल वो कहलाएगा जो पूरी तरह आयनित नहीं होगा। अर्थात वैसे अम्ल जो जलीय विलयन की अवस्था में आंशिक रूप से आयनित होते हैं या आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम बोरिक अम्ल लेते हैं, H3BO3। यह बोरिक अम्ल उदाहरण के लिए हम रखते हैं कि यह एक दुर्बल अम्ल है। क्यों दुर्बल अम्ल है? तो आप देखें कि जब इसे आप जलीय विलयन की अवस्था में ले आएंगे तो क्या होगा कि एक उत्पन्न होगा आपका H हाइड्रोजन धन आयन और H2BO3 ऋण आयन। ठीक है, एक हाइड्रोजन धन आयन और H2BO3 ऋण आयन। अभी आप देखिए कि इसमें अभी भी आपके दो हाइड्रोजन अवस्थित हैं, अर्थात यह पूरी तरह आयनित नहीं हुआ। यह पूरी तरह आयनित नहीं हुआ। यह पूरी तरह आयनित कब होगा? जब इसके संपूर्ण हाइड्रोजन अर्थात तीनों हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाएंगे, तब आप इसे कहेंगे कि यह एक पूरी तरह आयनित हो गया और यह एक दुर्बल अम्ल है। फिर अगले चरण में आप आएंगे तो एक हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा और HBO3 बचेगा।
फिर अगले चरण में आएंगे तब जाकर के H मुक्त होगा और BO3 तीन ऋणात्मक आयन इस पर उत्पन्न हो जाएंगे, त्रिआवेशित ऋणात्मक आयन बनेगा। तो इस तरह यह अंशतः आयनित होते हैं। ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। इसी तरह आप ले लें H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल। H2CO3 कार्बनिक अम्ल है, यह भी एक दुर्बल अम्ल है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे जलीय विलयन की अवस्था में परिवर्तित करेंगे, जलीय विलयन की अवस्था में परिवर्तित करेंगे तो यह एक हाइड्रोजन आयन सर्वप्रथम पहले चरण में मुक्त करेगा और साथ ही बाइकार्बोनेट का आयन मुक्त करेगा। अर्थात अभी यह पूर्ण रूप से आयनित नहीं हुआ, अगले चरण में जब यह जाएगा तब अपना यह दूसरा हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। इस तरह दो चरणों में इसके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तब हम कहते हैं कि यह पहले चरण में आंशिक रूप से आयनित होता है या अंशतः हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। ठीक है, तो इस तरह के अम्ल जो चरण बाय चरण यानी अंशतः करके अपने हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह जैसे आपने प्रबल अम्ल के संबंध में कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए, इसी तरह आप दुर्बल अम्ल के भी मुख्य रूप से बोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इन सारे अम्लों को याद कर लेंगे। मुख्य रूप से यही 2-3 परीक्षाओं की दृष्टि से पूछे जाते हैं, तो ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो जिस प्रकार से हमने चर्चा किया कि प्रबल अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जो पूर्णतः हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। अब इसी आधार पर आप चले आइए भस्म के बारे में कि प्रबल भस्म क्या कहलाएंगे। तो जब हाइड्रोजन आयन मुक्त करने वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करने वाले यौगिक भस्म कहलाते हैं। स्पष्ट है। तब आप कहेंगे कि वैसे यौगिक जो जलीय विलयन की अवस्था में या वैसे भस्म जो जलीय विलयन की अवस्था में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त कर देते हैं, वो प्रबल भस्म कहलाते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, लिथियम का हाइड्रोक्साइड, ये सभी ऐसे हाइड्रोक्साइड हैं जब आप जलीय विलयन की अवस्था में इन्हें ले आएंगे या इनका जलीय विलयन बनाएंगे तो आप देखिए कि जैसे ही ये आयनित होंगे तो ये तुरंत एक तरफ सोडियम धन आयन और दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइड ऋण आयन मुक्त कर देंगे, यानी प्रथम चरण में ही अपने संपूर्ण हाइड्रोक्साइड मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार ये जो अपने संपूर्ण हाइड्रोक्साइड को एक चरण में ही मुक्त कर देते हैं, इसलिए ये प्रबल भस्म कहलाते हैं। आप सामान्यतः आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि अति क्रियाशील धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो प्रबल भस्म कहलाएंगे। अब जैसे देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीव्र क्रियाशील धातुएं हैं, अतः इन तीव्र क्रियाशील धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो प्रबल भस्म कहलाएंगे। इसी प्रकार पोटेशियम को जो आप जलीय विलयन के रूप में बनाएंगे तो यह जलीय विलयन में अपना संपूर्ण पोटेशियम धन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन मुक्त कर देगा। इसी तरह लिथियम भी अपनी प्रक्रिया करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वैसे भस्म जो जलीय विलयन की अवस्था में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और अपने संपूर्ण हाइड्रोक्साइड को त्वरित गति से मुक्त कर देते हैं, आयनित उत्पन्न कर देते हैं, वैसे भस्मों को प्रबल भस्म कहा जाता है। तो दुर्बल भस्म किसे कहेंगे? तो हम फिर उसी तरह जैसे हमने दुर्बल अम्ल कहा था, ठीक उसी तरह हम दुर्बल भस्म की भी सैद्धांतिक रूप से परिभाषा देते हैं कि वैसे भस्म जो जलीय विलयन की अवस्था में आंशिक रूप से आयनित होते हैं या अंशतः हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, वो दुर्बल भस्म कहलाते हैं। एक आध उदाहरण उनके भी ले लेते हैं। जैसे आप लेते हैं कि यौगिक
कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये इसका अनुसूत्र होता है। आप लीजिए मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ये इसका अनुसूत्र होता है। आप लीजिए एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इन हाइड्रोक्साइडों का, जब आप इन्हें जलीय विलयन में बदलेंगे तो क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक कैल्शियम का परमाणु मुक्त होगा। हाइड्रोक्साइड के इसमें 2 आयन हैं? तो इस स्थिति में आप क्या पाएंगे कि पहले एक हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होगा आंशिक रूप से, और एक तरफ से कैल्शियम हाइड्रेट का धन आयन रहेगा यानी कैल्शियम हाइड्रेट का एक धन आयन और एक हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन पहले चरण में मुक्त होगा। फिर ये विक्रिया अगले चरण में जाएगी तो कैल्शियम धन आयन और हाइड्रोक्साइड के 2 ऋण आयन मुक्त होंगे। यानी ये आंशिक रूप से इन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब अपने आयनित किया तो इसने अपना अंशतः हाइड्रोक्साइड मुक्त किया और कुछ अंश का हाइड्रोक्साइड अभी अपने साथ रखा। तो इसे हम कहते हैं कि आंशिक रूप से हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करना। इसी तरह आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करें तो मैग्नीशियम हाइड्रेट आपका धन आयन मुक्त होगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होगा। एल्यूमिनियम के साथ जब आएंगे आप, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड के साथ जब आएंगे तो क्या देखेंगे कि यह 3 हाइड्रोक्साइड रखे हुए हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की सांद्रता तो 3 होती है। तो उस स्थिति में यह एक हाइड्रोक्साइड मुक्त करेगा तो अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोक्साइड बचे रहेंगे इस आयन के पास। तो ये कहेंगे कि अंशतः आयनित हुए या इन्होंने आंशिक रूप से हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त किया। स्पष्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई हाइड्रोक्साइड, कोई भस्म पूर्णतः आयनित होगा तो वो प्रबल भस्म कहलाएगा और ये जो है आंशिक रूप से आयनित होंगे ये दुर्बल भस्म कहलाते हैं। इस तरह आपने प्रबल भस्मों और दुर्बल भस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार हमने प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म की अभिधारणा को स्पष्ट किया। इसके संबंध में यदि फिर भी कोई प्रश्न आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पीएच। ये पीएच क्या होते हैं, क्योंकि अम्लों और भस्मों की शक्ति, अब तक तो हम लोग जो प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल जो है वो सैद्धांतिक रूप से जान रहे थे या तुलनात्मक रूप से हम देख रहे थे कि कोई अम्ल किसी अन्य अम्ल की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है जबकि वही किसी अन्य की तुलना में कम क्रियाशील होता है। किंतु किसी अम्ल का एक निर्धारित पैटर्न, किसी भस्मों की क्रियाशीलता का एक निर्धारित पैटर्न कैसे ज्ञात हो, इसके लिए हम रसायन शास्त्र में एक विशेष तथ्य की चर्चा करते हैं जिसे पीएच कहा जाता है। यदि इस पीएच पर हम चर्चा करें तो यह पीएच 2 वर्णों पी और एच का बना होता है, जहां पी पोटेंज कहते हैं और एच जो है वो हाइड्रोजन आयन बताता है। पोटेंज ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर, पावर यानी शक्ति। तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति, अर्थात पीएच जो है वो अम्ल और भस्म के शक्ति का निर्धारण करता है, अम्ल और भस्मों की शक्ति के बारे में बताता है। अब हम चर्चा करें कि किसी विलयन का पीएच निर्धारित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि किसी विलयन का पीएच जो है वो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गणक का ऋणात्मक मान होता है। क्या हमने कहा कि किसी विलयन का पीएच जो है वो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघु गणक का ऋणात्मक मान होता है। आप कह सकते हैं कि पीएच जो है वो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन,
हाइड्रोजन आयन। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पीएच का मान क्या हो तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, यानी उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लॉग का ऋणात्मक मान होता है। अब चर्चा करते हैं कि लॉग क्या है। तो लॉग गणित की एक शाखा है, लॉगरिथम जिसे लघु गुणक कहते हैं, और एंटी लॉग जिसे प्रति लघु गुणक कहते हैं। ये गणित की एक शाखा है जो वर्तमान में आपको पढ़नी नहीं है। इसका मान, इसमें विभिन्न बड़ी बड़ी राशियों का मान, बड़ी बड़ी संक्रियाओं का मान एक चार्ट की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो हम उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं क्योंकि उसके लिए एक अलग कक्षा की आवश्यकता पड़ जाती है। हम डायरेक्ट जो हमारा उद्देश्य है, जिसे हम जिस बिंदु पर हम चल रहे हैं, हम उसी पर चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर हम लॉग कैसे किसी विलयन के सांद्रता को यानी पीएच मान ज्ञात करें। अब विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की हम चर्चा करें तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता प्रायः अलग अलग विलयनों में 10 के घात में प्राप्त होती है कि 10 पे पावर -1 या 10 पे पावर -2। ये 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -7 क्या है? तो सबसे पहले आप आ जाए कि सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता किस मात्रक में मापते हैं। याद है 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सांद्रता का संबंध मोलरता से होता है और मोलरता को मापते हैं हम मोल प्रति लीटर में। मोल प्रति लीटर यानी 10 पे पावर -7 कहने का मतलब कि 10 पे पावर -7 मोल प्रति लीटर, यानी किसी 1 लीटर के विलयन में यदि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 पे पावर -7 है तो आप कहेंगे कि इस विलयन की सांद्रता, इस विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता 10 पे पावर -7 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये 10 पे पावर -7 मोल, 10 पे पावर -6 मोल इस तरह से होती है। अब जब हम जल आ जाए, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल में जब हम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पता करते हैं, चूंकि जल आयनिक अगर करें तो 2 तरह के आयन इसमें उत्पन्न होंगे, एक हाइड्रोक्साइड ऋण आयन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन धन आयन। तो इसलिए चूंकि जल में दोनों मौजूद होते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन भी मौजूद होता है और हाइड्रोजन धन आयन भी मौजूद होता है, इसलिए जल को ही बेस या जल को ही आधार माना जाता है पीएच ज्ञात करने के लिए। अब जब जल में हम ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को तो हम पाते हैं कि जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पे पावर -7 मोल प्रति लीटर होती है। साथ ही साथ जल में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता भी 10 पे पावर -7 मोल प्रति लीटर ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार 10 पे पावर -7 मोल हाइड्रोजन और 10 पे पावर -7 मोल प्रति लीटर हाइड्रोक्साइड, ये जल में हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है। तो अब जल का हम पीएच कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए हम आ जाए, मान रखते हैं हम -log 10 पे पावर -7 ये होता है। अब इसे दूसरे तरीके से हम लिखें कि -log, अब ये माइनस जो है यहां से -7 को हम यहां ले आएंगे। लॉग में जो गणितीयकरण करने की जो विधि होती है, आप जब कभी लॉग की कक्षा हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं कि -7 इंटू -log 10। अब जब आप चार्ट में आप देखेंगे तो log 10 का मान आपको 1 मिलेगा, यानी -7 गुने -1 बराबर 7। तो इस तरह से जल का पीएच मान 7 आता है। जल का पीएच मान 7 आता है। इसी तरह आप किसी भी अन्य, जब आपको किसी अन्य विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई हो तो आप इस विधि से उसके पीएच मान की गणना कर सकते हैं और पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए, जो चूंकि 10 क्लास में हम लोगों को परीक्षाओं से संबंधित ही मुख्य रूप से परीक्षा को ध्यान में ही रखकर ही रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने की कोशिश करेंगे, उतना जटिल हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप सीधे सीधे आ जाएं
आप सीधे सीधे ये समझें कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको 10 के घात में जितना दी गई हो, अगर 10 के घात में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पे पावर -1 मोल प्रति लीटर है, तो आप जब उसका एंटी लॉग माइनस लॉग करके आएंगे तो आपको प्राप्त होगा 1। यानी जब 10 पे पावर -1 मोल प्रति लीटर आयरन की सांद्रता होगी तो उसका पीएच मान होगा 1। जब 10 पे पावर -9 होगा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पे पावर -9 मोल प्रति लीटर होगी और उसका संक्रिया जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 9। तो मैं बता दूं कि आप ज्यादा गुना भाग और लॉग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट आप उसी मान से ज्ञात कर लेंगे कि जो सांद्रता का घात दिया गया होगा वही आपका पीएच आएगा। कभी कभी आपसे हाइड्रोक्साइड आयन दिया गया हो और उसका पूछा जाए, तो चूंकि आपने जल देखा कि जल उदासीन होता है, जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पे पावर -7 और हाइड्रोक्साइड की सांद्रता भी 10 पे पावर -7 होती है। अब यदि विलयन अम्लीय होगा तो मतलब कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने लगेगी और हाइड्रोक्साइड की आयन की सांद्रता घटने लगेगी। ठीक है, इसी तरह यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता बढ़ने लगेगी। तो इस तरह यदि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी आपको दी गई हो तब भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आप सीधे सीधे आ जाएंगे कि जब आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघु गुणक ज्ञात करते हैं तो 7 आता है, उधर हाइड्रोक्साइड का ज्ञात करेंगे तो 7 आएगा, कुल योगफल 14 होगा। अब आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के आधार पर पीएच के कुल योगफल जो होगा वो 14 ही आएगा। अब यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता आपको दी गई और उसके हिसाब से पीएच आपको बताया गया हो कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान 9 आता है, तो इसका पीएच कितना होगा? तो जब हाइड्रोक्साइड के सांद्रता का लघु गुणक का ऋणात्मक मान 9 है तो हाइड्रोजन की सांद्रता का लघु गुणक का ऋणात्मक मान 14 - 9 यानी 5 हो जाएगा, और यदि 5 हो जाएगा तो वो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे हाइड्रोक्साइड आयन हो या हाइड्रोजन आयन हो, इनकी सांद्रता के आधार पर किसी विलयन के पीएच का निर्धारण कर सकते हैं। आज के लिए हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने भरपूर आनंद लिया होगा, सीखा होगा। फिर भी यदि कोई समस्याएं आपको रही होंगी तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।